हमारे जैन शासन के वो दो ऐसे तत्व जो किसी भी और दर्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है, अपन कल्पना भी न कर पाए। वो दो तत्व के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर सिर्फ नाम जाना हुआ था, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अभी एग्जैक्टली exactly इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक और दूसरा, ये सिर्फ जैन शासन के अंदर ही क्यों पॉसिबल है, इसके बारे में अंग क्या है अगर अपन जानेंगे ना, तो बहुत इजीली अपने को अंग ये अनेकांतवाद और स्यादवाद के बारे में मालूम पड़ जाएगा। 13वां और 14वां जो शुद्ध ज्ञान का जो विभाग है, अंग और अनंग, उसके अंदर एग्जैक्टली अंग होता क्या है और उसके नाम क्या है, ये अपन देखते हैं। सबसे पहला आचारांग सूत्र, दूसरा सूत्र प्रधान। ये जो नाम है वो संस्कृत का नाम है, प्राकृत के अंदर सूत्र कृतांग ऐसा भी कहा जाता है। तीसरा स्थानांग, संस्कृत का नाम है, प्राकृत का नाम ठाणांग है। चौथा समवायांग। पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। छठा ज्ञाता धर्म कथा अंग। सातवां उपासक दशांग। अंतर्वृतांग। अनुत्तरोपातिक अंग। प्रश्न व्याकरण अंग। विपाक अंग। और दृष्टिवाद नाम का अंग। इसमें से 1 to 11 जितने भी अंग है ना, ये सारे के सारे प्राकृत भाषा के अंदर रचना करी हुई है। और 12वां दृष्टिवाद नाम का जो अंग है वो संस्कृत के अंदर इसकी रचना करी गई है। अभी जब भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तुरंत उसी दिन शासन की स्थापना होती है। एक्सेप्शनल के केस के अंदर वीर परमात्मा का नाम आ सकता है जिनका नेक्स्ट डे शासन स्थापना दिवस हुआ। वैशाख सुद 10 उनका केवल ज्ञान और वैशाख सुद 11 को शासन की स्थापना हुई। वो बहुत ही अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में एक बार ऐसा बना। बाकी जनरली हर एक तीर्थंकर परमात्मा को जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी दिन उनके रेस्पेक्टिव शासन की स्थापना होती है। अभी इसमें जो सबसे पहली बार संवत्सरण की रचना होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई तीर्थंकर परमात्मा का जीव था जिन्होंने आज केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो तत्काल इसी समय इसी क्षण देव उनको वंदन करने आते हैं, उनका एक छोटा मोटा महोत्सव जैसा करते हैं और साइमल्टेनियसली उसी जगह पर संवत्सरण की रचना करना शुरू कर देते हैं। 3 गढ़ वाली रचना, उसमें 20,000 स्टेप, सबको बैठने की वगैरह वगैरह वगैरह, पूरा वहां पर जगह वो रेडी कर देते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा वहां पर विराजमान होते हैं और धर्म की देशना शुरू होती है। और उस समोसन के अंदर विराजमान जो जो भव्य जीव है जिनको गणधर नाम कर्म का उदय हुआ है, उनको एकदम से इच्छा होगी दीक्षा लेने की, परमात्मा को वंदन करेंगे, भावपूर्वक 3 प्रदक्षिणा देंगे। और एक एक प्रदक्षिणा पूरा होने के बाद भगवान को वंदन करके बहुत विनय से उनको प्रश्न करते हैं, उपमेय वा, पहला प्रदक्षिणा के बाद, सेकंड के बाद विगमयिवा, और तीसरा प्रदक्षिणा के बाद धुवैवा। जैसे ही ये तीसरा प्रदक्षिणा पूरा हुआ और तीसरा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया और सामने से परमात्मा वासन निक्षेप उनको जिस समय करते हैं उसी समय ये 12 अंग ऑटोमेटिकली, वो जितने भी गणधर भगवंत है उनके अंदर का ये ज्ञान प्रकट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कोई किसी को समझाता नहीं है, कोई गाथा का आदान प्रदान नहीं होता, बस उनका क्षयोपशम होता है गणधर भगवंतों का, कि उनके नाम कर्म के उदय में आने के कारण से मात्र से ये 12 अंगों का ज्ञान उनके अंदर जन्म लेता है। और तीर्थंकर परमात्मा अपने केवल ज्ञान के अंदर उनके ज्ञान का चेकिंग करते हैं और सब कुछ ओके लगे तो उनको अनुमति देते हैं कि अपना शासन जो स्थापा हुआ है उसको आगे तक लेकर के जाए। अभी एक एक अंग के अंदर कितने पद आते हैं उसकी यहाँ पर संख्या दी गई है ताकि अपने को मालूम पड़े कि कितना विशाल हमारे यहाँ पर का शुद्ध ज्ञान का एक समंदर है। सबसे पहला जो अंग है आचारांग सूत्र, उसके अंदर 18,000 18,000 पद आते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है वो बस डबल 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 करते जाने का, 18,000 36,000 72 140 ऐसा करते 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 लास्ट में जो नंबर आता है उतने पद उस अंग के अंदर है। अभी एग्जैक्टली व्हाट इज पद, हमको गाथा तो मालूम है, 2 लाइन का कॉम्बिनेशन हो या 4 लाइन का कॉम्बिनेशन हो उसको अपन जनरली गाथा करके बुलाते हैं, फिर एक श्लोक करके अपन उसको नाम ऐसा देते हैं। अभी एग्जैक्टली पद यानी कि क्या और कितना, तो बात ये आती है कि अपना दिमाग काम ना करे कि एक पद इज इक्वल टू 67 चिल्लर 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 लाख श्लोक, राउंड ऑफ करे तो 70, 70 लाख श्लोक इज इक्वल टू 1 पद। आचारांग के अंदर 18,000 पद की जब बात आती है तब 18,000
इंटू 70 लाख, उतना जो वैल्यू आए उतने श्लोक आचारांग सूत्र के अंदर है। और ये तो मूल श्लोक हुए, बहुत बार तो फिर श्लोकों का भी वर्णन, उसका विवेचन, उसका एक अर्थ बाहर निकलता है, वो तो कई सारे पेजेस तक चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, हमने सूत्र अर्थों का थोड़ा समय पहले एक हल्की सी धारा शुरू करी हुई थी, जिसके अंदर एक एक सूत्र को खोलकर उसके अंदर का क्या भावार्थ है इसको समझने का हमने प्रयत्न किया हुआ था। पंचेंद्रियों तक पहुंचे, लोगस के अलग अलग वो 7 चक्र वगैरह हमारी बातें हुई थी। तो बड़े लोगस फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले तो 7 गाथा फटाफट फटाफट पूरा हो जाए, लेकिन उसके अंदर का अगर अपन अर्थ का विवेचन करें तो बहुत लंबा तक चले। सिमिलरली यहाँ पर जो बात आती है 18,000 पद फॉर एग्जाम्पल आचारांग सूत्र की, तो ये तो सिर्फ मूल सूत्र हुआ, इसके अंदर का विवेचन हो, इसके अंदर का जो अर्थ है वो तो बहुत बहुत विशाल। सिमिलरली ऐसा करते 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 आखिरी वाला जो है दृष्टिवाद नाम का अंग, जिस अंग के अंदर 3686400 किसी का फोन नंबर लगे इंटू 70 लाख, इतने प्रमाण का श्लोक सिर्फ 12वें दृष्टिवाद नाम के अंग के अंदर है। अभी लास्ट सेशन में हमारी बात हुई थी 14 पूर्वों को लेकर के भी। तो 14 पूर्व जिसके बारे में हमको हल्का हल्का ज्ञान होगा, 1 हाथी 2 हाथी 4 हाथी वगैरह, उसके वेट की स्याही इंक, वो जो 14 पूर्व है वो सिर्फ 12वां जो दृष्टिवाद नाम का अंग है उसके अंदर का विभाग है। 3686400 इंटू 70 लाख जो हमने किया, उसके अंदर का डिवीजन है 14 पूर्व, यानी कि दृष्टिवाद अंग नाम का जो 12वां अंग है उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स, जिसको अपन पूर्व बोलते हैं, तो कुल उसके 14 चैप्टर्स है, 14 पूर्व है, जिसके कारण से वो दृष्टिवाद नाम का अंग बना। राइट। अभी बहुत बार ना अपन कोई भी धर्म कथा या ऐसा कुछ घटना सुनने में आए तो 14 पूर्वधर महात्मा बोलते हैं, क्योंकि उनको 14 पूर्व का ज्ञान था। या स्थूल भद्रसूरी महाराजा को 10 पूर्व का ज्ञान था गाथा अर्थ सहित, और बाकी 4 पूर्व सिर्फ गाथा उनको मिली हुई थी, ऐसा अपने को बहुत बार सुनने में आता है। तो जो 14 पूर्व वाली बात है ना वो सिर्फ 12वें अंग तक ही सीमित है, उसके पहले तो उससे कई ज्यादा गुना बड़ा शुद्ध का साम्राज्य हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम किसी को भी 14 पूर्वधर महात्मा या 14 पूर्व के अंदर उनका उनका गिनती करते हैं, तो ये इम्प्लाइड है कि 1 to 11 के जितने भी अंग थे वो उन्होंने पढ़ लिए हुए हैं। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, तो इस ये इम्प्लाइड है कि मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th 11th 12th क्लियर हुआ किया हुआ होगा, इसीलिए तो मैं ग्रेजुएट बन सका। सिमिलरली कोई भी अगर 14 पूर्वधर किसी को अपन संबोधन करते हैं, तो इसका इम्प्लाइड ये मीनिंग होता है कि 1 से 11 अंग तो उनके हो ही गए, और 12वें अंग के अंदर उनका जो 14 टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स का भी उनको ज्ञान हो गया हुआ है। तब जाकर के अपन को 14 पूर्वधर महात्मा ऐसा अपन उनको बिरुद देते हैं, या शुद्ध केवली के रूप में अपन उनको पहचानते हैं। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे तो कर्म ग्रंथ के अंदर आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जो ये अनेकांतवाद का जो आंसर तक पहुंचना था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। तो जो 12वां अंग है दृष्टिवाद नाम का अंग, उसके अंदर 14 पूर्व की बात आती है। और 14 पूर्व यानी कि 14 टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स, उसमें एक एक चैप्टर का नाम क्या, और एक एक चैप्टर कितना बड़ा, उसकी संख्या यहाँ पर आती है। उत्पात नाम का पहला पूर्व, अग्रयणी, वीर्य प्रवाद, अस्थि प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, पक्षखान नाम का 9वां पूर्व, विद्या प्रवाद, कल्याण पूर्व, प्राण आयु, क्रिया विशाल, लोक विदुषा। इस प्रकार 14 पूर्व के अंदर जो साइड में दिए गए उतने उतने पद उस एक एक पूर्व के अंदर आते हैं। जो हमने 1 हाथी 2 हाथी 4 हाथी वाला देखा हुआ था, उसी का यहाँ पर एग्जैक्टली श्लोक कितने बन सकते हैं उसका एक एक कल्पना यहाँ पर दी गई है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना कर्म ग्रंथ, वो ये 14 पूर्वों में से 8वां जो पूर्व है कर्म प्रवाद, उसमें से बाहर निकला हुआ एक तत्व है। तो इन इन शॉर्ट अपन भी अभी जिस जिस पढ़ाई जो शुद्ध का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं वो अंग प्रविष्ट कहा जाएगा, बिकॉज 12वां अंग के अंदर का 8वां चैप्टर जो कर्म प्रवाद नाम का है, उसके अंदर जो तत्व आया हुआ है उसमें से ही बहुत सारा बाहर निकाल करके कर्म ग्रंथ के अंदर रूपांतर किया गया है, और उसी का
हिंदी भावानुवाद हम स्वाध्याय के अंदर ले रहे हैं। तो इन एसेंस हमारा अभी का जो शुद्ध ज्ञान चल रहा है, ये करंट, इसको अपन अंग प्रविष्ट के अंदर गिन पाएंगे। अभी हमारा फाइनल प्रश्न का आंसर वो कर्म अनेकांतवाद और स्यादवाद। अभी ना यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पर दिखाई बुक के अंदर जो मिली हुई थी वो, कि 14 पूर्व कितना बड़ा, 12 अंग कितने बड़े, तो अपना दिमाग काम ना करे कि एक एक पूर्व, एक एक पद अगर 70 लाख श्लोक प्रमाण है, तो ये 18 प्लस 36,000 प्लस 72 प्लस 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 करके जो फाइनली नंबर आए इंटू 70 लाख करे, उतना श्लोक हमारे पास शुद्ध ज्ञान के अंदर मौजूद था, जिसका बहुत बड़ा अंश हाल में तो लुप्त हो चुका होगा। तो अपना शायद कैलकुलेटर तो काम ना करे, एक्सेल के अंदर बहुत बड़ा एक एक नंबर आएगा कि इतने नंबर ऑफ श्लोक हमारे पास कुल शुद्ध ज्ञान के अंदर थे, जिसमें से बहुत सारा गायब हो गया। ये प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे पास अभी 0.01% का भी शुद्ध ज्ञान नहीं बचा। आज भी 12 अंगों में से 11 अंग मौजूद है, 1 to 11 कंप्लीटली है, 12वां अंग बिट्स एंड पीसेस के अंदर है, फुल अंग नहीं, हम नहीं पड़ा हमारे पास। तो 1 to 11 भी अंग जो हमारे पास है, इसका साधु भगवंत और कुछ अंश में साध्वी जी भगवंत भी उनका स्वाध्याय करते हैं, वो ये नहीं है। तो अगर 18,000 पद, सबसे छोटा वाला जो आचारांग सूत्र है, 18,000 इंटू 70 लाख अगर अपन करें, तो अपना दिमाग काम ना करे, उतना नंबर ऑफ गाथा। और इतनी गाथा आज के जमाने के अंदर कोई भी मनुष्य अपना पूरा जीवन के अंदर कर ही नहीं पाएगा। याद रखना तो बहुत दूर की बात है, उसको पढ़ भी नहीं पाएगा, इतना इतना बड़ा क्वांटिटी। तो ऐसे मानने में आता है कि आज के जमाने के अंदर संगस्थवीर परम पूज्य दौलत सागर सूरी महाराजा, जिनकी आयु 103 वर्षों की है, उन्होंने 1,12,000 गाथाएं करी हुई है अपने पूरे जीवन के अंदर, और अभी भी एट द एज ऑफ 103 भी उनको 1.12 लाख गाथाएं याद है, एकदम पक्की मेमोरी के अंदर है। ये जितने भी 15, 16, 17, 18,000 साधु साधु जी भगवंत हमारे पास अभी मौजूद है, उसमें सबसे हाईएस्ट इनका नंबर, इनका नाम आता है परम पूज्य आचार्य भगवंत दौलत सागर सूरी महाराज, जो संघ स्थवीर की पदवी पर विराजमान है। हाईएस्ट अभी के जमाने के अंदर 1.12 लाख गाथा वाले ही है। यहाँ पर एक पद की बात आती है 70 लाख। एक पद का 0.01% भी हमारे पास नहीं, तो एक आचारांक का तो कितना छोटा सा हिस्सा हमारे पास पड़ा हुआ होगा। सिमिलरली 12 के 12 अंक का अगर अपन एडिशन करें, तो बहुत 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 एक चुटकी से भी छोटी मात्रा का ही शुद्ध हमारे पास अवेलेबल है। अभी ये तो ये फंडा को समझने के बाद अभी अगर अपन अनेकांतवाद पर आए तो बहुत सिंपल लगे। हमको इतना सा मालूम है, इतना सा मालूम होने के बाद अगर अपन सब चीजों के ऊपर उतना सा ही अप्लाई करना शुरू कर दे, तो हम मूर्ख। हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड जितना ही मालूम है, फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट ही हमको मालूम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हमको मालूम है, हमको उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। नो मल्टीप्लीकेशन, नो स्क्वायर रूट, नथिंग, नो फोरियर सीरीज, नो ट्रांसफॉर्म, कुछ भी ज्ञान हमको नहीं है। और हमारा जो छोटा मोटा सा वो प्लस और ये सब्ट्रैक्शन वाला ज्ञान है, इसको लेकर के 10th वाले के अंदर भी ऐसा ही उसका आंसर आना चाहिए, अगर किसी ने उसको 10th का सम दिया हुआ हो तो। कॉलेज का अगर किसी ने कुछ उसको प्रश्न पूछा, तो वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से आगे बढ़ेगा, तो बहुत मूर्ख लगे। इतना मालूम होने के बाद अगर अपन आगे जाकर के वो ज्ञान कितना बड़ा हो जाता है, उसके बारे में अगर हमारा ध्यान नहीं है, तो इतना सा जानने के बाद हम अपन इतना ही अप्लाई करते रहेंगे हर एक जगह पर। तो इसी कारण से अनेकांतवाद एक एक फाउंडेशन बन जाता है कि आपने जो जाना है वो भी सही है, आगे वाला जो जानता है वो भी सही है। ऐसा नहीं कि भाई वो गलत है और आप सही, या फिर आप गलत है या फिर वो सही। हर एक इंसान अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने दायरे के अंदर और अपनी अपनी ज्ञान के शोभशम के अंदर सही ही होता है, कहीं पर कोई गलत होता ही नहीं। इसका नाम है अनेकांतवाद, और इसके बिना अपन आगे बढ़ ही नहीं पाए। बिकॉज अगर मैंने ऐसा मान लिया कि जो 18,000 पद, फॉर एग्जाम्पल 18,000 इंटू 70 लाख का जो वैल्यू आता है, मुझे कितनी गाथा मालूम होगी? 500, 1000, 2000, 5000 मैक्सिमम। कहाँ मेरी 5000 गाथाओं का ज्ञान उससे मिला हुआ अर्थों के द्वारा
तत्वों का ज्ञान, और कहाँ पर 18,000 इंटू 70 लाख वाला ज्ञान। और मैं इतना सा जान करके आपको बोलूं कि भी आप अगर ये करते हो तो गलत है, आप वो करते हो तो गलत है, ये मेरे फॉल्ट, ये मेरी मूर्खता। क्या उचित है क्या अनुचित है मेरे दिमाग से, मेरी ज्ञान की क्षमता के कारण वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसा ही करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाओगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं अनेकांतवाद के अंदर मान्यता नहीं रखता। मैं मेरी जो जो विचारना है, मेरा जो एक बिलीफ का इसका स्टेटस है, उसी को सबके ऊपर थोपने का प्रयत्न करता हूँ। तो इन एसेंस मुझे तो वही मानना जो मेरे गुरु भगवान बोले मेरे लिए, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ या मुझे ऐसा दिमाग के अंदर बैठा, इसीलिए सबको ऐसा ही मानना चाहिए, सबको ऐसा ही करना चाहिए। अगर ऐसा मैं कदाग्रह हठाग्रह पकड़ करके बैठूं तो मैं मिथ्यात्व कहा जाऊंगा। एट द सेम टाइम मुझे जो ये नाखून से भी छोटा सा क्वांटिटी का ज्ञान मालूम है, उसके बेस के ऊपर मैं सबको जज करने के लिए निकला हुआ हूँ। तो मुझसे बड़ा मूर्ख इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। इसका बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल भी आता है, एक बार मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक लाइन है, राइट, स्क्रीन पर दिख रहा हुआ होगा। ये है सेकेंड लाइन, लाइन वन, लाइन टू थोड़ा सा हिल गया हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेट समझ लेना। तो अभी अपन इमेजिन करते हैं कि ये जो दोनों लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, राइट। ये लाइन वन, ये लाइन टू, अभी ये दोनों लाइंस ना पैरेलल है, ऐसा इमेजिन कर लेना। अभी इतना तक हमको मालूम है, अभी यहाँ से आगे जा करके ये ऐसे जाती है लाइन, और ये लाइन ऐसे जाती है। अभी हमारा ज्ञान सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर के इतना ही था। तो जो इतना हमको ज्ञान मिला, जो इतना हमको अंदर का इंसाइट मिला, उसके बेस के ऊपर हमने ये नक्की किया, इस रिजल्ट तक हम पहुंचे कि भाई लाइन वन और लाइन टू दोनों पैरेलल लाइंस है। सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलता है कि भाई ये दोनों लाइंस तो पैरेलल नहीं है, ये डिविएट हो रही है, यानी कि जो हमारी मान्यता थी उससे कंप्लीट ऑपोजिट का स्टेटमेंट उसने दिया, तो वो भी राइट है। बिकॉज आगे जाकर के वो दो लाइंस तो दूर जाती है, कहीं मिलती नहीं है। अभी कोई और ज्ञानी या पुरुष आए और हमको बोले कि भाई आगे जाकर के दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है, तो वो भी सही है। इसका नाम है अनेकांतवाद। दोनों लाइंस पैरेलल है, वो भी सही है। दोनों लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो भी सही है। और दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, वो भी सही है। और ये जो है ना, ये अपन एक एक का ज्ञान कौन से लेवल का है उस हिसाब से उसका उत्तर आएगा, और वो सही ही होगा। तो अपन कहीं पर भी अनेकांतवाद नाम के फंडे के अंदर कहीं पर भी किसी को गलत या किसी का रॉन्ग है, दोष है, ऐसा ठहरा नहीं पाएंगे। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है, मुझे क्या करना, मुझे इस लाइन को पैरेलल मानना या इंटरसेक्शन वाला मानना, वो मेरे गुरु भगवान जो बोले वो मुझे मानना। लेकिन स्थानकवासी ऐसा मानते हैं तो वो एकदम गलत है, दो तिथि वाले ऐसा मानते हैं वो गलत है, एक तिथि वाले ऐसा, खरतरगज वाले ऐसा, तपागज वाले ऐसा, ये फलाना फलाना ऐसा, तो गलत गलत जो हमारे दिमाग में एक दूषण कर देता है। वो इस कारण से, ये लॉजिक अपन समझ नहीं पाते, उस कारण से हमारे अंदर ये मिथ्यात्व का एक अंश प्रवेश करता है। अगर हमने क्लियरली जान लिया हुआ हो तो कहीं पर भी हमको किसी के अंदर कुछ गलत दिखाई ना दे, शायद थोड़ा उचित ज्यादा या थोड़ा उचित कम ये लेवल तक आ जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग है, यही सही है, ऐसा अपन किसी और के लिए थोप नहीं पाएंगे। इस कारण से हमारे यहाँ पर इस शुद्ध ज्ञान के अंदर अंग प्रविष्ट और अनंग प्रविष्ट में ये एक्सप्लेनेशन, जिसके द्वारा अनेकांतवाद और स्याद्वाद हमारे जिन शासन का एक बहुत बड़ा अंग बन जाता है। अभी यहाँ तक क्लियर, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना कुल हमारे कर्म ग्रंथ के, अच्छा इसको गब कैसे करते हैं, तो इसको start करते हैं। शुद्ध ज्ञान के अंदर 14 तो हमने भेद कर लिए, अक्षर अनक्षर इत्यादि वगैरह करने के बाद आवाज आ रहा है। एक और वे से
हम इसी शुद्ध ज्ञान को 20 प्रकारों के अंदर भी अपन जान सकते हैं। पहले 14 किया और फिर 20 किया। पहले जो हमने 14 टाइप्स की उसके अंदर हमारा मेन जो डिवीजन करने का नजरिया था, वो ज्ञान कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है उसके बारे में बात की। अक्षर या अनक्षर से आया, संज्ञी को आया, असंज्ञी को आया, गमिक आया या अगमिक आया, ये अलग 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 14 जो प्रकार हमने देखे, यानी कि ज्ञान कहाँ से, कौन से सोर्स से आया, अंग से आया, अनंग से आया क्या, और कहाँ तक गया, इसके बारे में हमने जो डिवीजन किया वो 14 प्रकार में देखा। अभी ये जो 20 प्रकार का जो डिवीजन आज हम देखेंगे शुद्ध ज्ञान का, उसके अंदर क्वांटिटी को लेकर के अलग 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 डिविजन्स होगा। जैसे मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, उसके आगे कुछ आता होगा सिमिलरली। तो ये जो हमने एक ही लेंथ को अलग 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 स्केल्स के अंदर अलग अलग क्वांटिटी के द्वारा हमने डिफाइन करने का प्रयत्न किया। सिमिलरली शुद्ध ज्ञान को भी क्वांटिटी के द्वारा भी अपन इस 20 प्रकार के भेदों से अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई किसके अंदर कितना क्वांटिटी का शुद्ध पड़ा हुआ है, कहाँ से आया कहाँ गया, वो 14 के अंदर आ गया, लेकिन क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, कितनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, वो अपन इस 20 प्रकार के द्वारा अपन देख पाएंगे। भले लिखे 12 है, टाइम नहीं मिला था, लेकिन एक्चुअली 20 प्रकार है, उसको वन बाय वन देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला आता है पर्याय शुद्ध। अपन दो दो के कॉम्बिनेशन साथ में लेते हैं, पर्याय शुद्ध और पर्याय समास शुद्ध। अभी हम सबको मालूम होगा कि भाई शास्त्र के अंदर समय नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। समय यानी कि टाइम ऐसा नहीं, लेकिन जो काल है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इज इक्वल टू समय। एक आंख के पलकारे के अंदर या एक सेकंड के अंदर असंख्य समय निकल गए। अभी हमारा स्केल कैसा है ना, एक घंटे के अंदर 60 मिनट, एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स, एक सेकंड के अंदर 100 माइक्रो सेकेंड्स, फिर कुछ आता है, फिर नैनो सेकेंड्स वगैरह आता है। और मेजरली हमारे पास जो है कैपेसिटी वो नैनो सेकेंड्स तक ही है, नैनो से नीचे अपन नहीं जा पाएंगे साइंटिफिकली स्पीकिंग, मेजरमेंट के नजरिए से। नैनो सेकेंड्स तो हमारा एकदम लास्ट लेवल आ चुका टाइम को मेजर करने के लिए। सिमिलरली शास्त्र के अंदर सबसे लोएस्ट माइन्यूटेस्ट लेवल ऑफ ऑफ टाइम, उसको अपन समय बोलते हैं। उसको अभी और अपन डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बस समय वो आखिरी स्टेप आ गया, उससे ज्यादा अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिस प्रकार समय काल का इनडिविजिबल अमाउंट है, सिमिलरली पर्याय ज्ञान का सबसे छोटा इनडिविजिबल अमाउंट है। हमने इसके पहले ना 14 जो भेद की उसके अंदर आया था सपर्याय वसित और अपर्याय वसित। इसके अंदर हमने लॉजिक ये डाला हुआ था कि उसका पर्याय नहीं, बाहरी जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन पर्याय बोलते हैं, तो वो चेंज हो तो ज्ञान चला जाए, और अगर वो चेंज होने पर भी ज्ञान न जाए उसको अपर्याय पर्याय वसित ऐसा हमने बोला हुआ। तो वहां पर पर्याय का मीनिंग हमने बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसको डाला हुआ। यहाँ पर पर्याय का मतलब ज्ञान का सबसे छोटा अविभाज्य अंग, उसको अपन पर्याय बोलेंगे। पर्याय के बहुत अलग 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 अर्थ निकलते हैं, उसमें से यहाँ पर ये 20 जो भेद कर रहे हैं उसके अंदर उसका मीनिंग ऐसा निकालना, ज्ञान का सबसे छोटा अविभाज्य अंग। इसका अपन एग्जाम्पल लेते थे बात। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ना दो मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। एक डंकी थी, एक सलार थी। शायद सब किसी ने देखा हुआ भी रहेगा, मूवी देख भी ली होगी, या फिर अगर नहीं देखा हुआ होगा तो एटलीस्ट ट्रेलर वगैरह तो देखा हुआ होगा कि भाई डंकी क्या क्या है और सलार क्या है। अभी अपन मेंटली एक टेबल बनाते हैं ये पर्याय और पर्याय समास को समझने के लिए। चलो ऐसे करते हैं। ये लिखा डंकी और यहाँ पर हमने लिखा सलार। इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस को कॉम्बिनेशन को देख करके अपन पर्याय और पर्याय समास तक पहुंचेंगे, हमको मूवी तक नहीं पहुंचना, लेकिन ये हाल ही का एग्जाम्पल है तो सबके दिमाग में फ्रेश होगा। तो अभी सबसे पहला प्रश्न कि भाई डंकी के अंदर का मेन हीरो कौन है, तो रहेगा SR के, और इसके अंदर प्रभास, राइट, सलार के अंदर तो इसमें आएगा S और P। अभी डंकी का डायरेक्टर कौन था, तो आएगा राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया हुआ था।
और सलार का वो प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया हुआ था। अभी डंकी में हीरोइन कौन है? वो तापसी पन्नू हीरोइन है। सलार के अंदर और कोई कोई तो मेरे ख्याल से हीरोइन थी, ठीक है, मेरे को मालूम नहीं है, अपन अभी उसका फैच रखते हैं सलार की हीरोइन का। अभी उसके अंदर म्यूजिक किसने दिया हुआ था, तो कोई नाम आएगा। डंकी के अंदर, सलार के अंदर भी किसी का नाम आएगा कि भाई इसने इसने म्यूजिक दिया हुआ था। ऐसा समझो कि हमने 10 आइटम का लिस्टिंग किया। मेन हीरो, म्यूजिक कंपोजर कौन, साइड एक्टर कौन, स्क्रीन प्ले किसने लिखा, डायलॉग किसने लगे, स्टोरी किसने बने वगैरह, अलग 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 एक 10 15 20 25 50 तक हमारा लिस्ट जाएगा, या 100 तक जाएगा, अपन ऐसा मान लेते हैं। कि लाइट बॉय कौन था, लोकेशन को किसने देखा, फाइनेंसियर कौन था, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर कौन था, अलग 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 करके अपन 100 आइटम्स दोनों के अंदर लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी अगर मुझे मैंने हमने यहाँ पर 1 से लेकर के 100 का अगर लिस्टिंग किया, ऐसा अपन मानते हैं, ठीक है, हमने भले यहाँ पर 5-6 वस्तुओं का ही लिस्टिंग किया हुआ है, लेकिन ऐसा अपन समझते हैं कि भाई 1 से 100 तक अगर हमने लिस्टिंग किया, उसमें से मुझे सिर्फ एक ही चीज के बारे में मालूम था। फॉर एग्जाम्पल, सलार के अंदर हीरो प्रभास है, इतना ही मेरे को मालूम था। डायरेक्टर कौन था कोई आइडिया नहीं है, उसका विलन कौन था कोई आइडिया नहीं, उसके अंदर हीरोइन कौन थी कोई आइडिया नहीं है, राइट। तो हमको सलार के बारे में बस एक ही चीज मालूम थी, उसका हीरो प्रभास है, फुल स्टॉप। तो हमारा जो ज्ञान है उसको पर्याय श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। कमिंग टू डंकी, मेरे को डंकी के अंदर 3 या 4 डिटेल्स मालूम थी आउट ऑफ 100। ऐसे तो 100 मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे को 4 डिटेल्स मालूम है। ये हीरो कौन है, डायरेक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, और उसका सॉन्ग किसने लिखा, सिंगर कौन है, सर 3 या 4 चीज मेरे को मालूम है डंकी के बारे में। तो डंकी के अंदर मेरा जो ज्ञान है वो पर्याय समास कहा जाएगा। 1 to 100 हमने एक स्केल लिया, उसके अंदर एक चीज का ज्ञान इज इक्वल टू पर्याय, और 2 से लेकर के 100 तक का ज्ञान इज इक्वल टू पर्याय समास। अगर मुझे 2 चीज का ज्ञान हो ना, एस और यहाँ पर ये शाहरुख खान की मूवी है और राजकुमार हिरानी ने इसका डायरेक्शन किया हुआ है, तो ये पर्याय समास कहा जाएगा। अगर मुझे एक ही चीज का ज्ञान है, सिर्फ प्रभास बस, और कोई आइडिया है ही नहीं मूवी के बारे में, तो मेरा ज्ञान सलार के अंदर पर्याय श्रुत कहा जाएगा। ये ना बहुत ही रफ एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये जो हमने पर्याय का लिया डेफिनेशन, सबसे छोटा अविभाज्य अंग, इसको अपन कल्पना ना कर पाए, इसके लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया। बाकी अगर हम इसको एक पर्याय गिनते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्रभास को एक पर्याय गिना, सलार के अंदर का हीरो, तो उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पर्याय निकल करके आएंगे कि भाई उसने कितनी फिल्म्स करी हुई है, कितनी हिट गई थी, कितनी फ्लॉप गई थी, वो कहाँ जन्मा हुआ था, पहली मूवी कौन सी थी, उसकी गर्लफ्रेंड कौन थी, उसकी वाइफ कौन कौन, उसके पापा कौन, मम्मी कौन, ऐसा अलग अलग बहुत सारे उसके अंदर भी छोटा छोटा पर्याय निकलता आएगा। फिर उसके अंदर भी और ज्यादा पर्याय निकलता जाएगा, राइट। तो सबसे छोटा इनडिविजिबल, इससे आगे अपन जा ही नहीं पाएंगे, ये दी एंड फुल स्टॉप हो गया, उसको अपन पर्याय कहेंगे। इसको समझना पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज हमने मति ज्ञान के अंदर ना वो जो 5 चीज देखी हुई थी, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, इहा अपाय और धारणा, इसमें व्यंजन को तो अपन छोड़ दे देते थे बिकॉज उसमें तो ज्ञान है ही नहीं, बस संपर्क हुआ लेकिन बोध नहीं हुआ, उसके एक बार अपन साइड में रखते हैं। अर्थ अवग्रह के अंदर संपर्क हुआ और हल्का हल्का बोध हुआ, और बोध के अंदर क्या आया कि कुछ तो है, लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ा कि क्या है, कुछ तो ऐसा हमको फील हुआ। इससे अगर ज्यादा फील हुआ होता तो इहा अपाय और धारणा तक पहुंच गया हुआ होता, तो पूरा स्टेज बदल जाता। तो मिनिमम में हमको वो अर्थ अवग्रह के अंदर कुछ तो है, ये जो ज्ञान हुआ इसको भी अपन ज्ञान बोलते हैं, उसको अपन समझ नहीं पाएंगे कि कुछ तो हुआ लेकिन क्या हुआ मालूम नहीं है। तो वो लेवल का जो शुद्ध ज्ञान है उसको अपन पर्याय कहेंगे, बिकॉज वहां पर अर्थ अवग्रह वो मति ज्ञान का टाइप था, उसकी वैरायटी थी, उसका करेस्पॉन्डिंग कुछ तो है लेकिन क्या है नो आइडिया, उसको अपन पर्याय कहेंगे, और उससे नीचे अपन जा ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज का एक ही पर्याय के बारे में अगर हमको ज्ञान हो, एक ही इंफॉर्मेशन, सबसे स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन, तो उसका नाम है पर्याय।
और एक से ज्यादा हो, 2 से लेकर के 100,000 10,000 लाख करोड़ तक हो, तो वो सब कुछ पर्याय समास के अंदर आएगा। यहां तक क्लियर है? गुरुजी प्रणाम। हाँ, तो ये लगभग जगन्य मध्यम वैसा ही हुआ ना? जघन्य, जगन्य में। मध्यम और उत्कृष्ट। हाँ, इसमें जघन्य यानी कि लोएस्ट वो पर्याय आएगा, और मध्यम और उत्कृष्ट हाँ वो पर्याय समास आएगा। लेकिन जघन्य से अगर एक भी ज्यादा है तो समास के अंदर ही आएगा। जी। करेक्ट? अभी एक प्रश्न, चलो, जिनको ये मालूम हो वो उत्तर देना। निगोद का जीव तो हमने मतलब देखा भी होगा, लील फूक वगैरह के, और उसके बाद छोटा मोटा ज्ञान भी हमको होगा, निगोद का जीव कौन, कैसा उनका जीवन वगैरह होता है। निगोद, तो निगोद के जीव के अंदर पर्याय शुद्ध होगा या पर्याय समास शुद्ध होगा? क्या लगता है? निगोद का जीव जिसका समा शरीर, क्योंकि उसको आहार का भी पता है, आहार का ज्ञान है उसको। और ऐसे मतलब वेदना का ज्ञान है, तो पर्याय समास ही हुआ ना? एक से तो ज्यादा ही है। करेक्ट, पर्याय समास है। सबसे छोटा सा छोटा जीव हमने लिया एग्जाम्पल के अंदर, निगोद का जीव, जिसके अंदर 14 राजलोक में जितने भी जीव है, सबके कंपैरिजन में लीस्ट अमाउंट ऑफ ज्ञान जिसके अंदर हो, ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया निगोद का। और उसके अंदर भी उत्तर ये आया कि भाई उसको भी पर्याय समास का ही ज्ञान है। स्टार्टिंग ही अगर पर्याय समास से हो रहा है तो पर्याय शुद्ध रखा ही क्यों? बिकॉज निगोद को अगर पर्याय समास है तो उसके ऊपर एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, नारकी, तिर्यंश वगैरह, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही ज्ञान होने वाला है। तो लेकिन अगर वो स्टार्टिंग समास है तो पर्याय शुद्ध क्यों? पता रहना चाहिए ना, अंश कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैसा उसका। कहीं से भी स्टार्ट हो, अपने को क्या है, अपना जो निगोद का है उसका पर्याय समास ही है। 1 to 100 अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टार्टिंग 10 से ही है, तो 1 to 9 करना ही क्यों था, 10 से शुरुआत कर लेते हैं। पर्याय समास ही था वो। निगोद को भी पर्याय समास, एक इंद्र को भी पर्याय समास, मनुष्य को भी समास, देव को भी समास, सबको समास है, तो पर्याय शुद्ध किसको? और अगर किसी को नहीं है तो रखा क्यों था? बिकॉज ज्ञान आखिरकार तो जीव का लक्षण है, अजीव के लिए तो ये सब था नहीं, था जीव के लिए, और जीव की शुरुआत ही समाज से होती है। वो जन्म मरण समय पे होता होगा वो, मरण से जन्म के बीच में का। एग्जाम्पल के तौर पर निगोद का जीव अपन अपन लेते हैं, राइट? तो निगोद का जीव ना, एक आग के पल, एक सेकेंड के अंदर 17 बार डेथ होती है और 18 टाइम्स जन्म होता है। 17.5 एवरेज पकड़ते, 17.5 बार जन्म और मरण उसका होता है। अभी एक सेकेंड के अंदर असंख्य समय निकल गया। तो अभी अपन पिक्चर देखते हैं ऐसे कि पहला समय के अंदर निगोद का जीव ने जन्म लिया, और समझो कि 10वें या 20वें समय के अंदर उसका मृत्यु भी हो गया। तो एक समय पर जितना ज्ञान निगोद के जीव को था, उतना ही ज्ञान निगोद के जीव को 20वें समय के अंदर भी रहने वाला है। उसका ज्ञान न तो कम होने वाला है, न ही ज्यादा होने वाला है। तो पर्याय समास के साथ ही जन्मा था, और पर्याय समास को लेकर के ही उसका मृत्यु हो गया। फिर वापिस 21वें समय पर जन्म होगा, 40th समय पर मृत्यु होगा, 41st में जन्म, और 60th के समय के अंदर मृत्यु। तो ये चलता रहेगा 20-20 समय के अंदर का जन्म मृत्यु का उसका साइकिल। ये तो बहुत रफ एग्जाम्पल है, लेकिन समझने के लिए कि अगर जन्म समास के साथ, मृत्यु भी समास के साथ, तो पर्याय कहां पर? तो अपन समझते हैं। निगोद के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम एक स्केल लगाते हैं यहाँ पर, 1 to 100 का स्केल है, और उस स्केल के अंदर 1 = पर्याय और 2 to 100 = समास, पर्याय समास शुद्ध। तो टू अंडरस्टैंड हम ऐसा मानते हैं कि जो निगोद का जीव है उसके पास 10 पर्याय का ज्ञान है, उसका स्टार्टिंग 10 से होता है। और वायुकाय का जो जीव है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता और अपर्याप्त है, लेकिन निगोद से बेटर कंडीशन है उसकी,
तो उसके अंदर शायद 13 या 14 पर्याय का ज्ञान होगा। उससे थोड़ा आगे जाते हैं, बेंद्रिय के अंदर आते हैं, तो शायद 20 या 25 पर्याय का ज्ञान होगा। उससे आगे आए तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, मनुष्य को शायद 50 या 60 पर्याय का ज्ञान होगा, ऐसा अपन मानते हैं। तो अभी निगोद का 10 पर्याय था और वायुव्य का 15 पर्याय था, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 5 पर्याय शुद्ध का अंतर हुआ। तो इसके लिए पर्याय शुद्ध इंपॉर्टेंट है कि जीव एक से ज्यादा कितना आगे है, या दो जीवों के बीच में ज्ञान के स्तर पर कितना अंतर है, उसको मेजर करने के लिए हमको पर्याय शुद्ध चाहिए। बिकॉज ये 10 पर है, अगर वायु का जीव 15 पर बैठा हुआ है, तो बीच में डिफरेंस कितना ये अपन बता नहीं पाएंगे, अगर हमारे पास 1 इज इक्वल टू पर्याय नाम का फॉर्मूला न होता तो। अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 1 यानी कि पर्याय, तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि भी दोनों के बीच में 5 पर्यायों का डिफरेंस आया हुआ है। करेक्ट। तो इस कारण से यहाँ पर पर्याय शुद्ध उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। पर्याय हुआ, पर्याय समास हुआ। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ ज्ञान इज इक्वल टू पर्याय एक। उससे एक ज्यादा, 2 से लेकर के असंख्य अनंत पर्यायों का ज्ञान होना इज इक्वल टू पर्याय समास श्रुत। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अक्षर और अक्षर समास। यहाँ पर जितने भी ये नाम आएंगे ना, 20 के 20 नाम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी है। पर्याय बहुत छोटा, पर्याय समास उससे थोड़ा बड़ा, अक्षर उससे थोड़ा बड़ा, अक्षर समास बहुत बड़ा, पद बहुत बड़ा, पद समास उससे ही बड़ा। तो ऐसा करते 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 जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ना, ऐसा ऐसा ज्ञान की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल, ये मिलीमीटर था, फिर सेंटीमीटर बना, फिर मीटर बना, फिर किलोमीटर बना, ऐसे जो बड़ा 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 होता जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो 20 अलग अलग प्रकार आएंगे, भेद आएंगे शुद्ध ज्ञान के, इसके अंदर भी क्वांटिटी बड़ी 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 होती जाएगी। थर्ड है अक्षर शुद्ध और अक्षर समास शुद्ध। एक अक्षर का अनंतवा हिस्सा का ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो इज इक्वल टू अक्षर श्रुत। एग्जाम्पल, अगर यहां पर मैंने ए लिखा हुआ है, राइट? अभी अक्षर की बात यह आएगी कि भाई एक अक्षर का अनंतवा हिस्सा जितना ज्ञान मेरे अंदर होना, उसका नाम मैंने अक्षर शुद्ध बोला। तभी ये जो है इसको भी अपन अनंतवा हिस्सा बोल पाएंगे, तो इतना मेरे को ज्ञान हुआ, यानी कि मेरा अक्षर शुद्ध, ऐसा नहीं। लेकिन ए को पहचानने के लिए, ए को याद रखने के लिए और ए को रिकलेक्ट करने के लिए मुझे जितना ज्ञान का क्षयोक्षम चाहिए, उस क्षयोक्षम का अनंतवा हिस्सा की बात हो रही है। यहाँ पर लेटर की या उसकी साइज की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं ए बहुत बड़ा लिखूंगा तो उसका जो अनंतवा हिस्सा है वो भी थोड़ा इससे तो बड़ा ही होगा। करेक्ट। तो ये तो उसकी साइज पर डिपेंडेंट हो जाएगा और इससे अपन कहीं पर भी क्वांटिटी मालूम नहीं पड़ेगी। लेकिन एक शब्द को सीखने के लिए जितना क्षयोपशम मेरे अंदर चाहिए, उस क्षयोपशम का अनंतवा हिस्सा, उसको अपन अक्षर श्रुत कहेंगे। अक्षर समास यानी कि एक अक्षर हो या अक्षरों का कुछ समूह हो, उसको समझने के लिए मुझे जितना क्षयोपशम चाहिए होगा, उसका नाम अक्षर समास श्रुत कहा जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, लिखा है इंडिया। ये है 5 वर्ड्स का, 5 लेटर्स का एक वर्ड, इंडिया। अभी इसके अंदर जो आई है ना, पहला, वो पहला आई को पहचानने के लिए, पहले वाले आई को समझने के लिए जितना मेरे अंदर ज्ञान का क्षोभक्षम चाहिए, उसका अनंतवा हिस्सा इज इक्वल टू अक्षर श्रुत। अभी मुझे आई, एन, डी, आई, इंडी तक का मुझे ज्ञान मिला, राइट? यहाँ तक का मुझे ज्ञान मिला, इसको अपन अक्षर समास कह पाएंगे। यानी कि एक अक्षर का जो अनंतवा हिस्सा, जिसको अपन अक्षर शुद्ध बोलते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा, और पूरा का पूरा जो वर्ड है
उसका मीनिंग में कुछ बाकी रह जाए, वहां तक का ज्ञान इज इक्वल टू अक्षर समास श्रुत। आई पूरा मालूम है, एन पूरा मालूम है, डी पूरा मालूम है, आई पूरा मालूम है, फुल स्टॉप। यहां तक का ही मुझे मालूम है, इसके बाद मेरे को लास्ट में जो ए आता है वो मेरे को मालूम है ही नहीं, वो मेरे को पढ़ना ही नहीं आता, और उसके बारे में मेरे अंदर जीरो ज्ञान है। अगर ऐसा मेरा लेवल है तो इसको अक्षर समास श्रुत कहा जाएगा। आगे, पद और पद समास। पद यानी कि एक ऐसा लेटर्स का समूह जो कुछ मीनिंग कन्वे करता हो। यहाँ पर जो इंडी किया, इसका कुछ मीनिंग कन्वे नहीं होता, लेकिन पीछे अगर मैंने एक और ए को जोड़ दिया, इंडिया बना दिया, हाँ, अभी मीनिंग क्लियर होता है कि हाँ ये इंडिया है। तो इंडिया जो है वो एक पद कहा जाएगा। कुछ शब्दों का समूह जो एक वर्ड बना सके, जिससे एक मीनिंग कन्वे हो सके, जिसको अपन पद बोलते हैं, उसमें से एक पद का ज्ञान होना इज इक्वल टू पद श्रुत। अभी यहाँ पर भले एक ही वर्ड है इंडिया, लेकिन अगर इसके आगे मैंने लिखा हुआ होता इंडिया इज माय कंट्री, ऐसा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हैंडराइटिंग बराबर नहीं आ रहा है। अगर मैंने ऐसा पूरा सेंटेंस लिखा हुआ होता इंडिया इज माय कंट्री, बिकॉज एज अ कन्वेयर मेरा ये विचार था रखने का इंडिया इज माय कंट्री, लेकिन सामने वाले को सिर्फ इंडिया ही समझ में आया, तो उसका पदश्रुत या इंडिया इज इतना ही समझ में आया, वो भी पदश्रुत। इंडिया इज माय इतना ही समझ में आया, वो भी पदश्रुत। लेकिन इंडिया इज माय कंट्री, जब कंट्री भी समझ में आ गया तो पद समास कहा जाएगा। क्योंकि जो कन्वेयर था वो पूरा का पूरा जो मतलब देना चाहता था, वो सारा का सारा मतलब मुझे मालूम पड़ना, उसका नाम है पद समास। बिकॉज यहाँ पर इंडिया इज माय, ये भी मीनिंग कन्वे तो करता है, लेकिन आधा अधूरा मीनिंग है। इसको सुनने के बाद मालूम पड़ेगा कि भाई एंडिंग में कुछ बाकी है, इंडिया इज माय ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। भले इंडिया का मीनिंग मेरे को मालूम है, इज का मीनिंग मेरे को मालूम है, माय का मीनिंग मेरे को मालूम है, लेकिन ऐसा ये तीनों मिल करके कोई अर्थ नहीं हो रहा, लास्ट में कुछ आएगा, राइट। तो ये जो तीन का मुझे ज्ञान हुआ इंडिया इज माय, उसका नाम है पदश्रुतम। इंडिया इज माय कंट्री पूरा का पूरा मुझे ज्ञान हुआ, उसका नाम है पद समास श्रुत। यहाँ तक क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ तक सब इजी इजी था, फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल शुरू होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संघात और संघात समास श्रुत। अभी हमारा एग्जैक्टली ना ये कर्म ग्रंथ लेने के पीछे का कारण था कि 14 गुण स्थानक उसको जानना, जिसके द्वारा हमारा जो पेंडिंग रहा हुआ था उपमिति भव प्रपंच का था, उसमें अपन थोड़ा आगे बढ़ पाए। बिकॉज वहां पर उस स्टेज में आगे बढ़ने के लिए 14 गुण स्थानक का ज्ञान थोड़ा आवश्यक था, और 14 गुण स्थानक को समझने के लिए ये आवश्यक था। बिकॉज 14 गुण स्थानक वो कर्म ग्रंथ पार्ट 2 के अंदर आता है, और पार्ट 1 अगर हमारा हुआ नहीं है तो पार्ट 2 जरा समझ में आएगा नहीं। तो इसके लिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी तो जो 14 गुण स्थानक है, वो 14 गुण स्थानक को समझने के लिए 14 मार्गणा का कॉन्सेप्ट आता है। ये सब कुछ संघात के अंदर आता है, इसके लिए अपन यहाँ पर इसका विवेचन ले रहे हैं। मार्गणा जो शब्द है इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ व्यू, या हमारा जो समझने का एंगल है वो। तो 14 गुण स्थानक में से जो एक एक गुण स्थानक है, उसको समझने के लिए हमारे पास 14 एंगल्स है। फॉर एग्जाम्पल नमो अरिहंताणम, ठीक है, ये एक एक श्लोक हुआ, एक लिटी हुई, एक लाइन हुई। ये एक लाइन को समझने के लिए ना मेरे पास बहुत अलग अलग एंगल्स हैं। नमो अरिहंताणम, इसका अगर मुझे मीनिंग निकालना हो तो सबसे पहला मीनिंग अरिहंतों को नमस्कार हो। दूसरा ये एंगल, अरिहंतों को नमस्कार क्यों करना है, तो अरिहंतों को नमस्कार करने के द्वारा मेरे अंदर के दोष नाश प्राप्त होंगे। तीसरा ये एंगल, अरिहंत कौन है, तो अरिहंत जो अष्ट प्रातिहार्य युक्त और 12 गुणों जिसके अंदर पड़े हुए हैं उनको अपन अरिहंत बोलेंगे। तो वो ये एंगल हुआ। फिर चौथा, उनको नमस्कार क्यों करना, कि भाई मेरे अंदर के दोष तभी जाएंगे जब सामने पूर्ण तत्व के लिए मेरे अंदर अहोभाव जन्मेगा। ओ अच्छा,
तो एक ही नमो और ये अंतराणम के हम अलग अलग अभी 4 एंगल्स ऑन द स्पॉट हमने देखे। एक पद को समझने के लिए हमने 4 एंगल्स को अपनाया। सिमिलरली 14 गुणस्थानक के अंदर एक-एक गुणस्थानक, देखिए एक-एक स्टेप के ऊपर जीव कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वहां से आगे जाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसकी लेशा कैसी होगी, गति कौन सी, इंद्रिय कौन सी, आहारक शरीर वाला होगा या कौन से शरीर वाला, काय योग होगा या सिर्फ मन योग होगा। ये अलग 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 14 विचारणा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है जिसको मार्गणा कहते हैं। वो भी 14 प्रकार की होती है। तो फॉर एग्जाम्पल पहला जो गुणस्थानक है, वहां से किसी भी जीव को अगर ऊपर जाना हो तो उस स्टेप के लिए अपन 14 एंगल्स लगा पाएंगे। गति कौन सी होनी चाहिए ऊपर जाने के लिए, इंद्रिय कौन सी होनी चाहिए, वेद कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर संयम होना चाहिए या फिर नहीं, दर्शन कौन सा, लेशा कौन सी, भवितव्यता कौन सी, सम्यक्त्व या मिथ्यात्वी, ये सब कुछ अपन अलग 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 एंगल्स लगाए एक ही गुणस्थानक के अंदर, उसको मार्गणा कहते हैं। इन शॉर्ट मार्गणा नाम का जो वर्ड है उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू या सोचने का एंगल। और ऐसे कुल 14 एंगल्स है 14 गुणस्थानक को समझने के लिए। ये 14 एंगल्स और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसको आज हम यहाँ पर पॉज में रखते हैं। और उसी के अंदर के एंगल्स में से कुछ कम ज्यादा हमको मालूम पड़ना, वो ये शुद्ध ज्ञान के आगे के भागों के अंदर आएगा, संघात और संघात समास के अंदर। अपन अभी यहाँ पर 14 मार्गनाओं के ऊपर पॉज लेते हैं। एग्जैक्टली 14 मार्गना कौन सी है और वो कैसे 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 एक एक गुण स्थानक के अंदर हमको हेल्प करती है चिंतन करने के लिए, वो अपन अगले क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। आज थोड़ा शायद हेवियर डोज था, तो आज यहीं पर अपन एक एक विराम रखते हैं। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अपन आगे कल जाएंगे, और अगर इसमें से कुछ डाउट उत्पन्न हुआ तो कल हम उसका भी रेक्टिफिकेशन करने का प्रयत्न करेंगे। आज अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत अनुमोदन, धन्यवाद। कल अपन इसको 14 मार्गना कौन सी और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है इसके बारे में अपन स्वाध्याय करने को मिलेंगे। इसका धन्यवाद।